हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डीएनए द्विगुणन। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी के लिए आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डीएनए द्विगुणन। तो हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? वंशागति का आणविक अध्याय, आणविक आधार स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? डीएनए द्विगुणन कैसे होता है और डीएनए द्विगुणन क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए द्विगुणन में हम लोग डीएनए द्विगुणन अर्ध संरक्षी होता है या सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसका क्या करेंगे? प्रायोगिक प्रमाण देखेंगे, सिद्ध करेंगे कि डीएनए द्विगुणन क्या होता है? अर्ध संरक्षी होता है। और इसके बाद डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि क्या होती है, कैसे डीएनए 1 से 2 डीएनए बनता है। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनए द्विगुणन क्या होता है। डीएनए द्विगुणन या इसे डीएनए रेप्लिकेशन भी बोला जाता है। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, या फिर प्रतिकृति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रतिकृति। प्रतिकृति। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति या डीएनए द्विगुणन या डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? एक ही प्रक्रिया होती है। तो एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है? डीएनए द्विगुणन कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यह क्या है? एक डीएनए है और इस डीएनए से क्या हो जाए? 2 डीएनए बन जाए। क्या हो जाए? 2 डीएनए का निर्माण हो जाए। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए द्विगुणन कहते हैं। द्विगुणन 2 गुना हो गया। ठीक है, तो एक डीएनए से क्या हो गया? 2 डीएनए बन गया। इसी प्रक्रिया को डीएनए द्विगुणन कहते हैं। डीएनए द्विगुणन की जो प्रक्रिया होती है यह कोशिका विभाजन में एस अवस्था में होती है। किस फेज में होती है? एस अवस्था में होती है। एस फेज में होती है। ठीक है, कोशिका विभाजन के एस फेज में या एस अवस्था में होती है। सामान्यतः क्या होता है? डीएनए ही आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाने का कार्य करता है। तो जब क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है तो डीएनए क्या होता है? द्विगुणित होता है और क्या होता है? युग्मकों में जाता है। या जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो दोनों कोशिकाओं में क्या होता है? डीएनए जाता है। तो क्या होता है? इससे पहले डीएनए की 2 कापियां बना ली जाती हैं। ठीक है, इस तरह से। तो एक कोशिका थी पहले मान लीजिए, फिर 2 कोशिका बनने वाली है। अगर सूत्री विभाजन की बात करते हैं तो सूत्री विभाजन में क्या होता है? एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, ऐसा होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक डीएनए है। कितना डीएनए है? एक डीएनए है। तो इसको दोनों कोशिकाओं में डीएनए को भेजना है तो क्या करती है? यह इसकी कॉपी बना लेती है। जैसे हम लोग फोटो स्टेट कराते हैं ना, इसी तरह 1 + 1 हो जाएगा, 2 डीएनए। फिर एक डीएनए इसमें और एक डीएनए इसमें चला आता है। इसीलिए क्या होता है? डीएनए द्विगुणन होता है और यह समान रूप से कोशिकाओं में जाता रहता है। ठीक है ना। डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है? एस अवस्था में होती है। जो डीएनए द्विगुणन होता है यह अर्ध संरक्षी होता है। अर्ध संरक्षी को सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। अर्थात जब भी एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है तो इसमें से जो 2 नए डीएनए बनते हैं इसमें एक सूत्र क्या होता है? पुराना सूत्र होता है। एक स्ट्रैंड क्या होता है? पुराना होता है। और एक स्ट्रैंड क्या होता है? नया बनता है। एक स्ट्रैंड क्या बनता है? नया बनता है। और एक स्ट्रैंड क्या होता है? पुराना होता है। डीएनए द्विगुणन में दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड, दोनों सूत्र क्या करते हैं? सांचे की भांति कार्य करते हैं या टेम्पलेट की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। किस तरह कार्य करते हैं? टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं या सांचे की भांति करते हैं। दोनों स्ट्रैंड, ये वाला सूत्र भी और ये वाला सूत्र भी। ठीक है, सूत्र का मतलब स्ट्रैंड। डीएनए जब भी द्विगुणित होता है तो यह दोनों दिशाओं में होता है। कैसा होता है? दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं में इसका द्विगुणन चलता है। ठीक है, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी। इस प्रकार से यह द्विदिशात्मक होता है। कैसा होता है? द्विदिशात्मक होता है। डीएनए द्विगुणन द्विदिशात्मक और कैसा होता है? अर्ध संरक्षी होता है। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले यह किसने सिद्ध किया था कि डीएनए द्विगुणन
अर्धसंरक्षी होता है, या कैसे सिद्ध करेंगे कि डीएनए द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है। ठीक है, तो आगे देखिए अर्धसंरक्षी डीएनए द्विगुणन का प्रायोगिक प्रमाण कैसे सिद्ध किया गया कि डीएनए द्विगुणन क्या होता है, अर्धसंरक्षी होता है। कैसे सिद्ध करेंगे, तो डीएनए द्विगुणन के लिए अर्धसंरक्षी होता है, इसको सबसे पहले सिद्ध किया था मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेहल ने। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट, मैथ्यू मिशेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टेहल, फ्रैंकलिन स्टेहल ने, इन दोनों साइंटिस्ट ने 1958 में, ठीक है, कब 1958 में सिद्ध किया कि डीएनए द्विगुणन क्या होता है, अर्धसंरक्षी होता है। अर्थात जब भी एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है या दो नए डीएनए बनते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक नया डीएनए होता है और एक क्या होता है, पुराना डीएनए होता है जो सांचे की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग के लिए ई कोलाई जीवाणु को लिया। कौन से जीवाणु को, ई कोलाई, एसरिकिया कोलाई जिसको कहते हैं, एसरिकिया कोलाई या ई कोलाई जीवाणु को लिया। इन्होंने क्या किया कि इस जीवाणु को, ठीक है, ई कोलाई जीवाणु को, ये जीवाणु है और इसके अंदर क्या है, डीएनए होता है। ठीक है ना, सर्कुलर डीएनए होता है। तो इन्होंने ई कोलाई जीवाणु को कई पीढ़ी तक अमोनियम क्लोराइड के माध्यम में संवर्धित किया या कल्चर किया, लगभग 14 पीढ़ियों तक। ठीक है, और इसमें जो अमोनियम क्लोराइड था, इसका जो नाइट्रोजन था वह कैसा था, हैवी नाइट्रोजन था, N15 था। ठीक है, ये कैसा होता है, हैवी नाइट्रोजन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है, सॉरी एटॉमिक मास क्या है, 15 है, सामान्यतः क्या होता है, 14 होता है। तो ये हैवी नाइट्रोजन था इस माध्यम में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में, जिसमें इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को कई पीढ़ी तक, लगभग 14 पीढ़ियों तक क्या किया, कल्चर किया या संवर्धन किया। जिसके कारण क्या हुआ कि जो ई कोलाई उसमें बनते हैं उसके डीएनए में क्या हो गया, सभी डीएनए में N15 इनकॉर्पोरेट हो गया या शामिल हो गया। तो अब जो जीवाणु इसमें है उसमें क्या होगा, जो डीएनए है उसमें जो डीएनए है जो कि नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन होता है डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है या क्षार होता है, और नाइट्रोजनस बेस में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो वहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन हो गया, N15 हैवी नाइट्रोजन। फिर इन्होंने क्या किया, जब इसका क्या किया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, क्या किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में किया जाएगा, जिसमें टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, ये जो ई कोलाई है इसके डीएनए को क्या करेंगे, रख दिया जाएगा और फिर उसको क्या करेंगे, मूव किया जाता है। ठीक है, घुमाया जाता है ऐसे मशीन के द्वारा। तो इन्होंने यह जो मीडियम लिया यहाँ पे, यह था सीजियम क्लोराइड, कैसा था, सीजियम क्लोराइड का माध्यम था। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट माध्यम में इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है, तो इस यहाँ से ई कोलाई निकाला 14 जनरेशन के बाद, और क्या किया, उसका डीएनए लिया और डीएनए लेकर के उसका क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो उनको क्या मिलता है कि केवल हैवी बैंड मिलता है, जिसमें क्या होता है, केवल हैवी नाइट्रोजन स्थित रहता है, और ये हैवी बैंड नीचे मिलता है, और इससे ऊपर जो बैंड यहाँ पे मिलता है वो कैसा मिलेगा, हाइब्रिड बैंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड बैंड नहीं मिला है, ऊपर क्या है, लाइट बैंड है। तो देखो हाइब्रिड बैंड, लाइट बैंड और हैवी बैंड क्या होगा, तो जो डीएनए क्या होगा जिसमें दोनों स्ट्रैंड N15 के होंगे, इसको क्या कहेंगे, हैवी। ठीक है, हैवी में क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड कैसा होगा, N15 और क्या होगा, N15, दोनों कैसे होंगे, N15 के स्ट्रैंड होंगे। ठीक है, और हाइब्रिड में क्या होगा, एक स्ट्रैंड तो हैवी होगा और दूसरा कैसा होगा, लाइट बैंड होगा। ठीक है, ये हो गया हाइब्रिड। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है,
एक N15 है और एक क्या है, एक N14 है। अब देखिए लाइट क्या होगा, इसमें क्या होगा, दोनों कैसे होंगे, N14 और कैसा होगा N14, दोनों कैसे होते हैं स्ट्रैंड, जिसमें क्या होता है लाइट नाइट्रोजन होता है या नॉर्मल नाइट्रोजन होता है 14 वाला। तो ये होता है हैवी और ये होता है हाइब्रिड और ये होता है लाइट। तो हैवी का मतलब भारी है और इसलिए इसका बैंड कहाँ पे मिलता है, नीचे मिलता है, और लाइट का क्या है, हल्का है तो ऊपर मिलेगा, और हाइब्रिड दोनों के बीच का, इसलिए बीच में मिलना चाहिए। तो इन्होंने जब यहाँ से जीवाणु निकाला और जीवाणु के डीएनए को निकाल करके उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इनको क्या मिला, एक बैंड मिला नीचे, हैवी बैंड, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ये जो जीवाणु थे इसको निकाल करके किस माध्यम में, सामान्य अमोनियम क्लोराइड के माध्यम में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन कैसा है 14 है, सामान्य है। तो इन्होंने देखा कि 20 मिनट के बाद इन्होंने फिर क्या किया, 20 मिनट के बाद यहाँ से जीवाणुओं को निकाला और फिर निकालने के बाद उसका डीएनए निकाला और फिर उस डीएनए का क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। कितने मिनट बाद, आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद, क्योंकि 20 मिनट के अंदर, ठीक है, लगभग 18 मिनट में क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं 1 से 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो 20 मिनट के बाद इन्होंने क्या किया, डीएनए निकाला और उसका क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो उन्होंने देखा कि उनको क्या मिलता है, केवल एक बैंड मिलता है, वो भी हाइब्रिड बैंड मिलता है, ठीक है। कैसा बैंड मिला, हाइब्रिड बैंड मिला, ठीक है। पुनः क्या किया उन्होंने, इस माध्यम से 40 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद क्या किया, जीवाणुओं के डीएनए को निकाला और फिर उसका क्या किया, जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उन्हें यहाँ पे 2 बैंड मिलता है, एक हैवी बैंड या हाइब्रिड बैंड और एक क्या मिलता है, लाइट बैंड मिलता है, ठीक है। अब आगे देखो कोई भी हैवी बैंड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि क्या होता है, डीएनए द्विगुणन क्या होता है, अर्ध संरक्षी होता है। कैसे प्रूफ होता है, देखिए यहाँ पे नीचे एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया गया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो जब इन्होंने क्या किया, इस माध्यम से N15 वाले माध्यम से डीएनए को निकाला और इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो क्योंकि इसमें दोनों कैसे हैं, हैवी हैं, तो ये हैवी नाइट्रोजन के स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड। फिर सामान्य माध्यम में ट्रांसफ़र करने के बाद जब 20 मिनट के बाद का जो, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करने का यहाँ पे जो डायग्राम है, इसमें क्या हुआ कि एक डीएनए से जब 2 डीएनए बना तो क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड सांचे की तरह काम किए और इन दोनों पे क्या हुआ, नए डीएनए का निर्माण हो गया। तो ये जो नीले रंग का है डीएनए, ये नया बना है और यह N14 है, इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन 14 है। और जो लाल रंग का है, ये पुराना वाला डीएनए का स्ट्रैंड है जो सांचे की तरह काम किया है, इसमें N15 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसी तरह यहाँ पर भी है, तो देखिए 2 स्ट्रैंड बन गए, एक से क्या हो गया, 2 डीएनए बन गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अब देखो हाइब्रिड है तो इसलिए बीच में बैंड मिला था। अब इसके बाद फिर जब 40 मिनट के बाद जो डीएनए निकाला गया उसमें क्या होगा, तो 40 मिनट के बाद क्या होगा, फिर से ये डीएनए क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो ये डीएनए भी सांचे की तरह काम करेगा, यह भी काम करेगा। तो जब ये सांचे की तरह काम करेगा तो एक ये रहा इसका सांचा और इस पर क्या होगा, एक नया डीएनए बन जाता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे ये सांचे की तरह काम करेगा और फिर इस पे क्या होगा, नया डीएनए बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी डीएनए बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो सूत्र हैं, ठीक है, कुल कितने हो जाते हैं, 8। अगर एक सिंगल स्ट्रैंड को देखो, इसमें 2 स्ट्रैंड है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, कुल 8 स्ट्रैंड है और यहाँ पे कुल 4 है और यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन हैवी है इसकी परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100% कैसा बैंड मिलता है, हैवी नाइट्रोजन होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप में देखो 2 स्ट्रैंड किसके हैं, लाइट नाइट्रोजन के हैं और 2 जो स्ट्रैंड है वो हैवी नाइट्रोजन के हैं। तो यहाँ पे N15 का परसेंटेज 50% मिलता है और N14 का परसेंटेज 50% मिलता है, ठीक है, समझ में। आगे देखिए, जब जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे आप स्ट्रैंड को काउंट करेंगे तो टोटल 8 स्ट्रैंड हैं, जिसमें से 2 स्ट्रैंड कैसे हैं, हैवी नाइट्रोजन के हैं और रिमेनिंग या जो शेष स्ट्रैंड है
N14 के या लाइट नाइट्रोजन के तो वो कितने हैं 6 हैं। तो अगर आप परसेंटेज देखें तो N15 का परसेंटेज हो जाएगा 25% और N14 का क्या हो जाएगा 75%। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है कि क्या हो रहा है, जो DNA का द्विगुणन हो रहा है वह अर्ध संरक्षी रूप से हो रहा है। जो DNA होता है इसके दोनों स्ट्रैंड क्या करते हैं, सांचे की तरह काम करते हैं और उस पर क्या होता है, नए सूत्र का निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार से यह प्रूफ हो जाता है, यह सिद्ध हो जाता है कि DNA द्विगुणन क्या होता है, अर्ध संरक्षी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको किसने प्रूव किया, मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेहल ने, और सन 1958 में। ठीक है, प्रयोग के लिए उन्होंने क्या लिया, ई कोलाई जीवाणु को लिया और उसको कहाँ पे कल्चर किया, N14, ठीक है, N15 माध्यम में कल्चर किया, अमोनियम क्लोराइड के माध्यम में, जिसमें हैवी नाइट्रोजन था। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए क्या यूज़ किया इन्होंने, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट यूज़ किया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने प्रूव किया कि क्या होता है, DNA द्विगुणन अर्ध संरक्षी होता है। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं कि DNA द्विगुणन की क्रियाविधि कैसे होती है, DNA का द्विगुणन कैसे होता है। ठीक है, समझ में आया ना, DNA द्विगुणन कैसे होता है। तो चलिए आइए देखते हैं DNA द्विगुणन कैसे होता है। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, DNA का द्विगुणन होगा, अर्थात एक DNA से दो DNA का निर्माण होगा, जिसमें क्या होगा, कुछ आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होगी, कुछ आवश्यक एंजाइमों की आवश्यकता होगी, जिसकी सहायता से क्या होगा, DNA का द्विगुणन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो DNA का द्विगुणन है उसके लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, जो भी एंजाइम है या आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल, तो आवश्यक एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है DNA द्विगुणन के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम होगा DNA पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम, DNA पॉलीमरेज। ठीक है, DNA पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करते हैं कोशिकाओं की, तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो मुख्य DNA पॉलीमरेज होता है वो होता है DNA पॉलीमरेज 3। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में जो प्रमुख DNA पॉलीमरेज होता है वो होता है डेल्टा। कौन सा, DNA पॉलीमरेज डेल्टा होता है। ठीक है, समझ में आया। तो पॉलीमरेज को शॉर्ट में पॉली लिख सकते हैं। तो यूकैरियोट में DNA पॉलीमरेज डेल्टा होता है, प्रोकैरियोट में DNA पॉलीमरेज 3 होता है। ठीक है, DNA मूल बंधनी प्रोटीन, DNA मूल बंधनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी। टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। ठीक है, प्राइमेज, कौन से एंजाइम की, प्राइमेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। DNA हेलिकेज, DNA हेलिकेज की आवश्यकता होती है।
एसएसबी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एसएसबी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके अलावा एसएसपी हो गया, आरएनएज की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? आरएनएज की आवश्यकता होती है। चलिए ठीक है। और क्योंकि डीएनए का निर्माण करना है तो न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? डीऑक्सी ठीक है, एनटीपी। न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, जैसे एडिनोसिन होता है तो एडिनोसिन से क्या बनेगा? एडिनिलिक अम्ल बनता है ना, एडेनिन से एडिनोसिन और एडिनोसिन से क्या बनता है? एडेनिक अम्ल। तो सभी जो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के क्या चाहिए? यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट चाहिए। जो ट्राईफॉस्फेट होता है वो आकर के जुड़ता है और फिर वहाँ से क्या होता है? 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं तो मोनोफॉस्फेट कंडीशन बच जाता है। ठीक है, डीएनए में क्या होता है? एएमपी होता है ना, एएमपी, डीऑक्सी एमपी होता है, डीऑक्सी जीएमपी होता है, और क्या होता है? डीऑक्सी, इसी तरह सीएमपी और टीएमपी होता है। लेकिन ये तो मोनोफॉस्फेट है, लेकिन जब यहाँ पे डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसमें रॉ मटेरियल की तरह ट्राईफॉस्फेट काम करता है। कौन वर्क करता है? ट्राईफॉस्फेट वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए ये आवश्यक एंजाइम हैं जो कहाँ पे आवश्यक होंगे? डीएनए द्विगुणन में इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं डीएनए द्विगुणन कैसे होता है। देखिए जो डीएनए का द्विगुणन होता है यह 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, पराकुंडलन का अकुंडलन, पराकुंडलन का अकुंडलन। ठीक है, क्या होना है? पराकुंडलन का अकुंडलन होना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कोशिकाओं की तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। सामान्यतः जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इनका डीएनए छोटा होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए छोटा होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए बड़ा होता है कंपैरिजन में। ठीक है, तो जिस स्थान से क्या होता है डीएनए द्विगुणन की शुरुआत होती है उसे कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई-सी कहते हैं। जिस स्थान से क्या होता है डीएनए द्विगुणन की शुरुआत होती है उस स्थान को कहा जाता है ओराई-सी। ठीक है, समझ में आया? तो जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट में क्या होता है? ओराई-सी की संख्या केवल 1 होती है। किसमें? प्रोकैरियोट में। लेकिन क्या होता है यूकैरियोट में 1 से अधिक, बहुत अधिक क्या होते हैं? अधिक संख्या में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं, जहां से क्या होता है डीएनए का द्विगुणन शुरू होता है। ठीक है, समझ में आना? तो कई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं किसमें? यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में कितना होता है? केवल 1। और उस स्थान को जहां से डीएनए द्विगुणन शुरू होता है उसे ओराई-सी कहा जाता है। ठीक है, समझ में? पहला स्टेप क्या है डीएनए द्विगुणन का? पराकुंडलन का अकुंडलन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे यह डीएनए कैसा होता है? कुंडलित होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है वह आकर के जुड़ जाता है। कौन सा एंजाइम? टोपोआइसोमरेज। अब ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए के सूत्र को काट करके क्या करता है? उसमें जो स्ट्रेन है, जो ऐठन है, उसको क्या करता है? रिलीज कर देता है या खत्म कर देता है। तो जो पराकुंडलन था उसका क्या हो जाता है? अकुंडलन हो जाता है। जो कुंडली बनी हुई थी, ठीक है, वह क्या होती है? वह सीधी संरचना बन गई। कैसी संरचना बन जाती है? सीधी संरचना बन जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो यह पराकुंडलन का अकुंडलन कौन करता है?
टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का काम क्या है? यह क्या करता है? डीएनए के सूत्रों को काट करके, कहाँ से काटता है? फास्फेट बंध को तोड़ता है। फास्फेट बंध को तोड़ करके डीएनए में जो कुंडलन है उसको क्या करता है? समाप्त कर देता है। यह क्या करता है? अकुंडलन करता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? डीएनए ए प्रोटीन या डीएनए मूल बंधनी प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन क्या करती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये डीएनए है, ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन आकर के क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है। अब जुड़ने के बाद क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? एक जो डीएनए है वह क्या होता है? वहाँ पे फॉर्क बन जाता है। कैसा फॉर्क बन जाता है? वाई शेप्ड फॉर्क बन जाता है। दोनों सूत्र क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। कौन काम करता है? यह डीएनए ए मूल बंधनी प्रोटीन। ठीक है, आप डीएनए ए भी कह सकते हैं इसको, डीएनए ए मूल बंधनी प्रोटीन करते हैं। ठीक है। तो जो डीएनए ए मूल बंधनी प्रोटीन होता है यह यहाँ पे जुड़ गया और इसके लिए इसको एटीपी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे क्या करता है? यह डीएनए के दोनों सूत्रों को अलग अलग कर देता है, जिससे क्या होता है? दो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे क्या होता है? वाई शेप्ड फॉर्क बन जाता है। ठीक है, एक चिमटे जैसी संरचना इस तरह से बन जाती है। कैसी? वाई शेप्ड फॉर्क। तो इस तरफ आप देख रहे हैं वाई शेप्ड फॉर्क बना, दूसरी तरफ भी क्या होता है? एक वाई शेप्ड फॉर्क बनता है। ठीक है, एक यहाँ पे बना और एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे है और एक क्या होगा? दूसरी तरफ भी क्या होता है? वाई शेप्ड फॉर्क बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो डीएनए ए मूल बंधनी प्रोटीन ने क्या किया? वाई शेप्ड फॉर्क बना दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एंजाइम आता है डीएनए हेलिकेज। कौन सा एंजाइम? डीएनए हेलिकेज। ठीक है, इसको डीएनए जी भी कहते हैं। तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे आकर के जुड़ गया और यह एंजाइम क्या करने वाला है? ये हो गया डीएनए हेलिकेज। यह एंजाइम क्या करता है? दोनों सूत्रों के बीच में जो हाइड्रोजन बांड होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, उसको तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप जो है, स्टेप कौन सा है? दूसरा स्टेप है डीएनए का द्रवण। दूसरा स्टेप क्या है? डीएनए का द्रवण। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? डीएनए द्रवण। डीएनए का द्रवण होना, डीएनए मेल्टिंग। पहला स्टेप में पराकुंडलन का अकुंडलन किया गया, दूसरे में डीएनए का द्रवण किया गया। तो ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है क्या करता है? जो एडेनिन और ग्वानिन के बीच में, ऐसे एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बंध होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 बंध होता है। तो इन बंधों को क्या करता है? डीएनए हेलिकेज तोड़ने लगता है, जिससे क्या होता है कि ये दोनों सूत्र क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ठीक है, तो डीएनए हेलिकेज क्या करता है? हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते जाते हैं, तो फिर से यह क्या होगा? डीएनए हेलिकेज जब तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा तो पुनः हो सकता है कि ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएं, हो सकता है ना। तो इसको अस्थायित्व प्रदान करने के लिए यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन जुड़ जाती है। कौन सी प्रोटीन जुड़ती हैं? एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन को कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी। ठीक है, तो ये एसएसबी प्रोटीन है जो क्या करती हैं? इस सिंगल स्ट्रैंड से जुड़ जाती हैं और क्या करती हैं? इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होंगी? एसएसबी प्रोटीन जुड़ता है। ठीक है, समझ में आया? अब क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया। अब क्या होगा? इसके बाद एंजाइम आता है प्राइमेज। कौन सा एंजाइम? प्राइमेज। तो सामान्यतः जो डीएनए पॉलीमरेज है यह क्या करता है? डीएनए द्विगुणन की क्रिया को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन डीएनए द्विगुणन को शुरू नहीं कर सकता। यह डीएनए द्विगुणन को शुरू नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एंजाइम आएगा
प्राइमेज जो क्या करता है कि डीएनए द्विगुणन को शुरू करता है। जो डीएनए है वह बनाने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जो प्राइमेज है जब ये शुरू करता है तो क्या बनाता है? आरएनए बनाता है, और आरएनए का प्राइमर या आरएनए का प्रवेशक बनाता है। तो यह क्या करता है, ये यहाँ पे भी दोनों, ठीक है, दोनों प्लेस पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या करता है? आरएनए का प्राइमर बना देता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या किया इसने? आरएनए प्राइमर बना दिया। ठीक है, ये बन गया आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर या इसको हिंदी में प्रवेशक कहते हैं। ठीक है, आरएनए प्राइमर या प्रवेशक। ठीक है ना, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर बन जाता है। अब जब आरएनए प्राइमर बन गया, ये आरएनए है, ठीक है, डीएनए नहीं है। इसके बाद क्या होता है? अब यहाँ पे आता है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा। अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ जाता है और क्या करता है कि यहाँ पे डीएनए अणुओं को, ये जो न्यूक्लियोटाइड के ट्राइफॉस्फेट हैं, ठीक है, कौन से? ट्राइफॉस्फेट हैं, उनको जोड़ता है। और जब एक न्यूक्लियोटाइड का ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है तो वहाँ से रिलीज होता है पीपीआई, पायरोफॉस्फेट। दो फास्फेट एक साथ जुड़ते हैं तो क्या बच जाता है? डीएएमपी या डीजीएमपी बचता है। तो यहाँ पे एक एक करके यह क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये हो गया, मान लीजिए यह कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज है। ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की तो चलिए मैं बता देता हूं कि थर्ड है। लेकिन अगर क्या होगा? यूकैरियोटिक कोशिका होगी तो वहां पे क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा होगा। यह क्या करता है? डीएनए को ऐसे 5 प्राइम टू, देखिए ये 3 प्राइम स्ट्रैंड है, ये सांचे की तरह काम किया, तो यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। तो जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, द्विगुणन होता है, किस दिशा में होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। कभी भी जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस या निर्माण होता है, वह किस दिशा में होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे जो तीसरे 3 प्राइम से 5 प्राइम का जो स्ट्रैंड है यह सांचे की तरह काम करता है और इस पे क्या होता है? लगातार डीएनए का निर्माण होता चला जाता है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाता चला जाता है। तो इस सूत्र को कहते हैं, क्योंकि यह सीधे आगे की तरफ चला जाता है तो इसलिए इसे कहा जाता है अगुआ सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अगुआ सूत्र कहते हैं, या इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर क्या होता है? दूसरा जो स्ट्रैंड है यह क्या करता है कि यहाँ पे देखिए दिशा क्या हो गई? यह 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। तो यहाँ पे क्या करता है कि यह एक्चुअली लूप बना करके डीएनए पॉलीमरेज के साथ क्या होता है? जुड़ता है। तो यहाँ पे ये जो डीएनए पॉलीमरेज है क्या करता है? इस पे इसके 2 यूनिट होते हैं, दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं। तो यह क्या करता है? ये जो सूत्र है इस पे क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डीएनए का निर्माण होता है वह भी क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बन जाएगा और यहाँ पे जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है या जो निर्माण होता है, जो सिंथेसिस होता है, वह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। जैसे एक टुकड़ा यहाँ है और एक टुकड़ा यहाँ पे है। ठीक है, तो यह क्या होता है? आगे की तरफ फिर बढ़ता चला जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इस पे डीएनए का खंडों का निर्माण होता है। इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ओकाजाकी खंड कहते हैं। ये खंड क्या कहलाएंगे? ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड या फ्रेगमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, ओकाजाकी
फ्रेगमेंट्स हैं या खंड हैं। तो ये इनकी जो खोज थी, इन खंडों को किसने बताया था? ओकाजाकी ने बताया था। इसलिए इनको क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं या खंड कहते हैं। सामान्यतः जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट में ओकाजाकी खंड में जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है वह कितनी होती है? 1000 से 2000 होती है। कितनी होगी? 1000 से 2000। किसमें? प्रोकैरियोट में। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये प्रोकैरियोट में है, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में ठीक है कितना होता है? 150 से 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ओकाजाकी खंड में। ठीक है, प्रोकैरियोट में कितने होंगे? एक ओकाजाकी खंड में 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड, और यूकैरियोट में कितने होंगे न्यूक्लियोटाइड? ठीक है, बेस आप कह सकते हैं। और यूकैरियोट में 150 से 200 होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से यस पे जो खंड बनता है इसको बोला जाता है लैगिंग खंड या पिछुआ सूत्र कहते हैं। ठीक है, इन खंडों को क्या कहते हैं? पिछुआ सूत्र, क्योंकि इनकी दूसरी दिशा होती है, पिछुआ सूत्र कहते हैं इनको। इंग्लिश में लैगिंग खंड बोला जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, ये हो गया लैगिंग स्ट्रैंड। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, दोनों सेगमेंट्स, दोनों स्ट्रैंड क्या कर रहे हैं? सांचे की भांति काम कर रहे हैं, और जिस पे क्या हो रहा है? नए डीएनए का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना? अब इस प्रकार से देखिए यहाँ पे डीएनए आगे की तरफ द्विगुणित होता हुआ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भी क्या होता है? यही प्रक्रिया होती है। तो जो डीएनए का द्विगुणन होता है कैसा होता है? अर्ध संरक्षी होता है, द्विदिशात्मक होता है, और कैसा होता है? सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? एक स्ट्रैंड पे क्या होता है? लगातार होता है, दूसरे पे क्या होता है? रुक रुक कर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेमी डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, समझ में? तो इस प्रकार से डीएनए द्विगुणन होता रहता है। अब देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे देखिए आरएनए प्राइमर अभी जुड़ा है, और क्या है? बीच बीच में गैप है। इसके बाद एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यह एंजाइम क्या करने वाला है? यह एंजाइम आकर के क्या करता है? ये जो प्राइमर है आरएनए का, इस प्राइमर को क्या करता है? एक तरफ से ऐसे काटता हुआ चला जाता है, और क्या करता है? धीरे धीरे वहाँ पे क्या करता है? डीएनए का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से क्या करेगा? ये डीएनए का निर्माण कौन कर देगा? पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? यहाँ पे आ गया, और इसने क्या किया? आरएनए को, चलिए यहाँ पे जोड़ देता हूँ, आरएनए को हटाने का काम किया किसने? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे यह क्या करता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बीच में क्या होता है? गैप बचा है, अभी ये बॉन्ड आपस में जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो निक है, जो कटान है, इसको सील करने का काम करता है, इसको बंद करने का काम करता है डीएनए लाइगेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है? लाइगेशन का काम करता है, अर्थात यहाँ पे जो फास्फेट बॉन्ड अधूरा है इसको क्या करता है? जोड़ देता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज आकर के लाइगेशन कर देता है। इस प्रकार से क्या होता है? डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो एक सूत्र से क्या होता है? दो डीएनए सूत्र क्या होते हैं? बन जाते हैं। तो क्या होगा कि अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही ओराई होता है, और उसका जो डीएनए होता है वह वृत्ताकार होता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यह पुराना डीएनए था, और इसके बाद फिर क्या हुआ? एक नया डीएनए बन गया। तो इस प्रकार से ऐसे 8 शेप स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पे फिर क्या होता है? यहाँ पे सभी डीएनए जुड़े रहते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? टर और टस प्रोटीन क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होता है? दोनों डीएनए क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे
लास्ट में क्या होता है, जब डीएनए द्विगुणन कंप्लीट हो जाता है तो जो जीवाणु की कोशिका है उसमें डीएनए क्या होते हैं, एक स्थान पे जुड़े रहते हैं, जिसको कैटनिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसको किसी स्पेशल प्रोटीन के द्वारा क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये डीएनए द्विगुणन का क्या थी, क्रियाविधि थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा और ये टॉपिक क्या होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, या फिर क्या पूछा जाता है, हर एक एंजाइम का कार्य पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं उन सभी एंजाइम्स के कार्य को पुनः बता देता हूँ। देखिए, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यह क्या करता है, डीएनए को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो सामान्यतः जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है इसका जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की जो दर होती है यह क्या होती है, 1000 कितना, 1000 पर सेकेंड। यह कितना न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड 1 सेकेंड में जोड़ता है। कौन, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, अर्थात प्रोकैरियोट का डीएनए पॉलीमरेज। अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की बात करते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा लगभग कम से कम, ठीक है, 40,000 कितना, 40,000 50,000 न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, 1 सेकेंड में जोड़ता है। और यह इससे ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, जब इसको क्या करते हैं, फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं, तो लगभग यह क्या कर सकता है, 2 लाख या 3 लाख न्यूक्लियोटाइड को 1 सेकेंड में ऐड कर सकता है। ठीक है, कम से कम ये क्या करेगा, 40,000 न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, 1 सेकेंड में ऐड करता है। कौन, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। तो ये इसकी प्रोसेसिविटी होती है, मतलब कि वह 1 सेकेंड में कितने न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, यहाँ पे ऐड करता है, इसका स्पीड। ठीक है, देखिए डीएनए ए मूल बंधनी प्रोटीन यह क्या करती है, यह डीएनए को क्या करती है, अलग कर देती है दोनों सूत्रों को, जिससे क्या होता है वहाँ पे वाई शेप्ड फॉर्क बन जाता है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, पराकुंडलन का अकुंडलन करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोपोआइसोमरेज जुड़ करके पराकुंडलन का अकुंडलन करता है। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, आरएनए बनाता है। ठीक है, ये शुरुआत करता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए द्विगुणन का। ठीक है ना। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, एसएसबी क्या करती है, सिंगल स्ट्रैंड को क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, निक ट्रांसलेशन करता है, या आरएनए को क्या करता है, रिमूव करके उसके स्थान पे डीएनए जोड़ता है। ठीक है, डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो भी यहाँ पे कटाव रहते हैं, निक रहते हैं, उनको क्या करता है, आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी क्या हैं, कार्य हैं सभी एंजाइम के। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।